आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही है। एक पूरा का पूरा गांव जो एक रात में बस गायब हो गया। गायब? हाँ, ना कोई सुराग ना कोई निशान। जगह का नाम है कुलधरा, राजस्थान के रेगिस्तान में। और ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आखिर हुआ क्या था वहां? और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। हमारे पास जो भी लोक कथाएं हैं, जो थोड़ी बहुत आप कह सकती हैं ऐतिहासिक जानकारी है, हाँ। उसके आधार पर हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। ये सिर्फ एक गांव के गायब होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक समुदाय के स्वाभिमान की, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की, और एक ऐसे रहस्य की, हाँ, जो लगभग 200 साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, साल 1825 से भी पहले। आज का जो वीरान कुलधरा है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक जमाने में ये एक बेहद खुशहाल और अमीर गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव। अच्छा। गलियों में चहल पहल, बच्चों का शोर, बाजारों में रौनक, रेगिस्तान के बीचों बीच एक नखलिस्तान जैसा। और ये बात बहुत जरूरी है कि वो रेगिस्तान के बीच में एक समृद्ध गांव था। हाँ, ये कैसे मुमकिन था? वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम किसान नहीं थे। वो अपने जमाने के बेहतरीन कृषि वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक? हाँ, उन्होंने रेगिस्तान जैसी सूखी जगह पर खेती करने का एक लाजवाब तरीका निकाला था, जिसे खड़ीन कहते हैं। खड़ीन? ये क्या होता है? इसमें बारिश के पानी को ढलान वाली जमीन पर रोका जाता था ताकि जमीन में नमी बनी रहे। उनकी समृद्धि, उनकी दौलत इसी वैज्ञानिक सूझबूझ से आई थी। अच्छा। और यही वजह थी कि उनका गांव छोड़ना और भी बड़ी बात थी। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि उस इलाके से ज्ञान और तकनीक का भी पलायन था। मतलब वो लोग सिर्फ वहाँ रह नहीं रहे थे, वो उस जमीन को जिंदा रखे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक विलन होता है। होता है। इस कहानी का विलन था जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह। नाम से ज्यादा वो अपने जुल्म और अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर था। हाँ, सलीम सिंह उस वक्त सत्ता का वो क्रूर चेहरा था जिससे हर कोई डरता था। उसके टैक्स इतने ज्यादा थे कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। वो शक्ति के नशे में चूर था। बिल्कुल, अपनी मर्जी का मालिक, और कुलधरा की समृद्धि शायद उसकी आंखों में खटक रही थी। और फिर एक दिन उसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई, जो गांव के मुखिया की बेटी थी। कहानी के मुताबिक सलीम सिंह ने गांव वालों को एक पैगाम भिजवाया, जो एक आदेश भी था और एक धमकी भी। क्या कहा उसने? उसने कहा, अगली पूर्णिमा तक ये लड़की मेरे महल में होनी चाहिए, वरना मैं गांव पर इतना टैक्स लगाऊंगा कि तुम सब बर्बाद हो जाओगे। ये तो सीधा सीधा एक अल्टीमेटम था। हाँ। यहाँ पर जो शक्ति का असंतुलन है, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ रियासत का सबसे ताकतवर आदमी, और दूसरी तरफ किसान और व्यापारी। ये सिर्फ एक लड़की की शादी का मामला नहीं था। ये उस पूरे समुदाय के आत्मसम्मान पर, उनकी इज्जत पर सीधा हमला था। वो उन्हें झुकाना चाहता था। हाँ, सलीम सिंह ये देखना चाहता था कि क्या वो इन स्वाभिमानी लोगों को अपने पैरों तले झुका सकता है। तो गांव वालों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो जुल्म के आगे सिर झुका दे और अपनी बेटी को सलीम सिंह को सौंप दे, या फिर क्या, वो एक मंत्री से लड़ तो सकते नहीं थे। उन्होंने वो किया जिसकी सलीम सिंह ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या? उस रात कुलधरा के साथ साथ आसपास के 83 और गांव की पंचायत बैठी। 84 गांव एक साथ? हाँ, ये सभी गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे। और एक फैसला लिया गया। क्या फैसला? सम्मान से जीने का हक छीना जा रहा था, तो उन्होंने उस जगह को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। एक साथ, एक ही रात में। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही उस लड़की को लेने गांव पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। क्या देखा? पूरा का पूरा गांव खाली था, एकदम सन्नाटा। एक भी इंसान नहीं, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना औरतें। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा अजीब थी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। सिर्फ इंसान गायब नहीं थे, उनके मवेशी, उनकी भेड़ बकरियां सब गायब थे। सामान भी, घरों का सामान तक गायब था। किसी घर में चूल्हा जल रहा था तो वो आधा जला हुआ छोड़ दिया गया था। किसी के घर में खाना आधा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग खाते खाते, काम करते करते अचानक हवा में गायब हो गए। ये बात हजम नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। लगभग 300 से ज्यादा लोग
और उनके जानवर अपना सारा जरूरी सामान लेकर एक रात में कैसे जा सकते हैं? और वो भी इतनी खामोशी से? हाँ, किसी को कानों कान खबर तक ना हो। रात में तो एक बैलगाड़ी भी मीलों तक आवाज करती है। बिल्कुल सही सवाल है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली सोचें तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर कैसे हुआ ये? इतने बड़े पैमाने पर पलायन के लिए महीनों की प्लानिंग चाहिए, और फिर उसे इतनी गुप्त रखना, ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। ये गांव वालों के बीच की एकता और अनुशासन को दिखाता है, जो अविश्वसनीय है। हो सकता है उन्होंने कोई गुप्त रास्ता लिया हो। बिल्कुल, उन्होंने जरूर कोई ऐसा रास्ता लिया होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और शायद अपने जानवरों के मुंह पर पट्टियां बांध दी होंगी ताकि कोई आवाज ना हो। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ही? और इस रहस्य के साथ एक और चीज जुड़ गई जिसने कुलधारा को हमेशा के लिए एक डरावनी जगह बना दिया। श्राप। हाँ, वो था एक श्राप। कहते हैं गांव छोड़ते हुए पाली वालों ने उस जमीन को श्राप दिया कि आज के बाद इस जमीन पर कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये श्राप सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। तो क्या है ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार था, एक स्कॉच्ड अर्थ या जमीन जला दो वाली मनोवैज्ञानिक चाल। मतलब हम तो जा रहे हैं, लेकिन इस जमीन के विचार को ही इतना जहरीला बना देंगे कि हमारा दुश्मन इसे हासिल करके भी जीत का एहसास न कर पाए। ये जुल्म के खिलाफ एक बहुत ही गहरा और स्थायी प्रतिरोध है। मतलब ये उनका आखिरी हथियार था, शब्दों से किया गया एक हमला। और कमाल की बात ये है कि ये श्राप आज भी जिंदा माना जाता है। हाँ, कहते हैं कि सरकार ने आजादी के बाद कई बार कोशिश की कि गांव को फिर से बसाया जाए, लेकिन कोई भी वहाँ टिक नहीं पाया। नहीं, आज भी सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता। तो वो श्राप वो काम कर गया। बिल्कुल, वो श्राप ये सुनिश्चित कर गया कि उनकी कहानी और उनके साथ हुआ अन्याय कभी भुलाया ना जाए। वो श्राप उस जमीन पर उनके अधिकार की अंतिम घोषणा थी कि अगर हम यहाँ सम्मान से नहीं रह सकते तो कोई और भी चैन से नहीं रह पाएगा। सही। तो अब असली सवाल पे आते हैं। ये सब हमें दो बड़ी संभावनाओं की तरफ ले जाता है। दो थ्योरीज। पहली कि ये एक सामूहिक पलायन था, जैसा कि कहानी कहती है। और दूसरी कि इस गायब होने की कहानी के पीछे कोई और खौफनाक सच छिपा है। चलिए पहली थ्योरी पर और गहराई से बात करते हैं, सामूहिक पलायन। ठीक है। अगर ये सच है तो ये आत्मसम्मान के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक है। सोचिए, हाँ। अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, सब कुछ एक रात में पीछे छोड़ देना और एक अनजाने भविष्य की तरफ निकल पड़ना। ये उनके मजबूत सामाजिक ताने बाने और आपसी विश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। पर क्या ये वाकई मुमकिन है? मेरा मतलब 84 गांवों में एक भी मुखबिर ना हो। ये सवाल बहुत वाजिब है। एक भी इंसान ऐसा न हो जो डर के मारे या किसी लालच में सलीम सिंह को खबर कर दे। ये तो इंसानी फितरत के थोड़ा खिलाफ नहीं लगता है, लेकिन हमें उस समय के समाज को समझना होगा। पालीवाल ब्राह्मणों में समुदाय की भावना और अपनी इज्जत का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत था। अच्छा। जब बात पूरे समुदाय के सम्मान पर आ जाती है तो बाहरी दुश्मन के खिलाफ अक्सर सब एक हो जाते हैं। हो सकता है पंचायत का फैसला सबके लिए पत्थर की लकीर रहा हो और उसका विरोध करने की किसी ने हिम्मत ही न की हो। हाँ, ये समुदाय की ताकत भी हो सकती है और सामाजिक दबाव का नतीजा भी। ठीक है, तो अब दूसरी संभावना पर आते हैं जो ज्यादा डरावनी है, छुपा हुआ अपराध। हाँ, क्या ये हो सकता है कि गायब होने की कहानी महज एक मनगढ़ंत किस्सा हो, किसी बड़े नरसंहार को छिपाने के लिए? ये एक ऐसी संभावना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि इसका कोई सीधा सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन सोचें, अगर हाँ, सोचिए, सलीम सिंह गुस्से और अपमान से पागल हो गया हो सकता है उसने अपनी सेना भेजकर पूरे गांव को खत्म करवा दिया हो। बिल्कुल, और बाद में राजा के डर से यहाँ अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए उसने ये कहानी गढ़ दी हो कि गांव वाले खुद ही रातों रात भाग गए। ऐसा क्यों करेगा वो? इतिहास में सत्ता ने अक्सर अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ी हैं। लेकिन अगर सलीम सिंह ने सबको मरवा दिया होता तो वो कहानी क्यों बनाता? वो तो इतना शक्तिशाली मंत्री था, उसे किसका डर था? राजा का डर। एक पूरे के पूरे समृद्ध गांव का नरसंहार रियासत के लिए एक बहुत बड़ी बात होती। अच्छा, इससे व्यापार पर असर पड़ता, राजा की बदनामी होती और हो सकता है राजा खुद सलीम सिंह के खिलाफ कोई एक्शन ले लेता। तो अपनी खाल बचाने के लिए। हाँ,
तो अपनी खाल बचाने के लिए ये गायब होने की कहानी बनाना उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। सही बात है। इस कहानी में कोई अपराधी नहीं है, बस एक रहस्य है, और रहस्य पर कोई सवाल नहीं उठाता। दिलचस्प बात है। और इतिहास में ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। अमेरिका की रोनोक कॉलोनी का रहस्य कुछ ऐसा ही है। अच्छा। जहां 16वीं सदी में एक पूरी की पूरी अंग्रेजी बसावट बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई थी। आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। तो ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। हाँ, और इसीलिए ये हमें इतना आकर्षित करती है। और यही बात कुलधारा को इतना दिलचस्प बनाती है। सच क्या था ये शायद अब कभी पता नहीं चलेगा। क्या वो लोग कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब हुए या रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो गए? सारे जवाब उस रात के अंधेरे में ही दफन हो गए। पीछे रह गया तो सिर्फ एक वीरान गांव, कुछ खंडहर, एक श्राप और ढेरों कहानियाँ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? एक समृद्ध स्वाभिमानी समुदाय, एक जालिम हुक्मरान का अपमानजनक आदेश, और फिर एक रात का वो फैसला जिसने उस समुदाय को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, लेकिन एक रहस्य बनाकर। बिल्कुल। और कुलधरा जैसी कहानियां हमें हमेशा खींचती हैं, क्योंकि ये सिर्फ भूत प्रेत या रहस्य की कहानियां नहीं है। तो ये क्या है? ये हमें दिखाती हैं कि जब एक समुदाय एक साथ खड़ा हो जाता है तो वो कितना बड़ा कदम उठा सकता है। ये अन्याय के खिलाफ विद्रोह की कहानी है। और साथ ही ये अनसुलझे रहस्यों के प्रति हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को भी दर्शाती है। हम जानना चाहते हैं कि अंत में क्या हुआ, और जब हमें जवाब नहीं मिलता तो वो सवाल हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अटक जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक पूरा समुदाय अपने सम्मान के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाने का फैसला करता है, तो ये उनकी मजबूरी थी या उनकी असली ताकत?